चैप्टर 84 नीति का गुस्सा। ये बोलते हुए माया मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अभी वो खुद से बात कर रही थी कि तभी नीति वहाँ तैयार होकर आ गई। उसकी नज़रें जैसे ही अब्रम पर गई, माया को उसकी बाहों में देखकर नीति की आंखें बड़ी हो गई। उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसके दिल में एक टीस उठी। जाने क्यों उसकी आंखों में को ये नज़ारा अच्छा नहीं लगा, बल्कि उसकी आंखों में ये नज़ारा सुई की तरह चुभा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। नीति को दोनों को साथ देखकर बुरा लग रहा था। उसने दोनों को देखते हुए मुट्ठी पींच कर ली और फिर उन्हें इग्नोर कर तेज आवाज में बोली, आस्था माँ, हमारा नाश्ता लगाइए, हमें देर हो रही है। उसकी आवाज़ सुनकर माया और अब्रम दोनों ही चौंक गए और नीति की तरफ देखने लगे। उसकी आंखों में और चेहरे पर नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। नीति बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। उसके जाते ही अब्रम ने माया को सही से खड़ा किया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो माया उसका सवाल सुनकर हड़बड़ा गई और फिर जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मुझे मैम ने भेजा है, उनकी एक इम्पोर्टेंट। माया अभी बोल ही रही थी कि तभी अब्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, ओके जाओ। ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल हॉल की तरफ चला गया। वहीं माया उसे जाते हुए देखकर तिरछा मुस्कुराई और अपने हाथ को देखते हुए बोली, तुम्हारी पर्सनैलिटी में नहीं हूँ, तुम्हारे छूने से भी जादू है। वही अब्रम डाइनिंग टेबल के पास आया तो उसकी नज़र नीति पर गई, जो अपने प्लेट में रखे पराठे को नाइफ और फाक से खा रही थी। ये देखकर अब्रम ने अपनी एक आईब्रो उठा ली और उससे देखते हुए खुद से कहा, स्ट्रेंज। उसे याद था नीति अक्सर पराठों को तोड़कर खाती है, पर आज वो पराठों को तोड़कर नहीं, फाक से खा रही थी। ये बात उसे कुछ अजीब लगी और वो उसके चेहरे और भी ध्यान से देखने लगा। नीति के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और उसके होठों ऐसे हिल रहे थे जैसे वो खुद से ही बात कर रही हो। ऐसा लगता है कि नीति खुद से ही बात कर रही है और बड़बड़ा रही है। बागड़ बिल्ला ने उस दिन क्या कहा था हमसे, तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसके साथ मैं एक रूम में रहता हूँ, और अभी जो हमने देखा वो आज क्या था? माया को कैसे अपनी बाहों में थामे खड़े थे जैसे वो कोई कीमती खजाना हो, और वो उसके चौकीदार। हमेशा कहते हैं मुझे झूठ पसंद नहीं है, और हमेशा इतना बड़ा झूठ कहा। इनका नाम बागड़ बिल्ला नहीं, छिछोरा बिल्ला होना चाहिए। खुद से ही बात करते हुए नीति ने पराठे को नाइफ से ऐसे काटा जैसे वो पराठे न होकर अब्रम की गर्दन हो। तभी अब्रम ने बैठते हुए नीति का बात ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने जब अपना गला साफ किया तो नीति ने उसकी तरफ देखा और कहा, उसे घूरने लगी। अब्रम ने उसकी ओर देखा तो उसकी नज़रें नीति की तीखी नज़रों से जला रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा देख अब्रम ने मन ही मन खुद से कहा, इसे क्या हुआ? ये बोलकर उसने जैसे ही प्लेट से पराठे लेने चाहे तो नीति ने झट से प्लेट उठाकर अपने पास रख ली। अब्रम ने उसे देखा तो अब वो उसे नहीं दिख रही थी। फिर भी अब्रम ने सिर हिलाया और सांस का बाउल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो इस बार भी नीति ने उससे पहले ही सांस का बाउल ले लिया। ये देखकर अब्रम ने उसकी तरफ घूर कर देखा और नीति तभी भी पलके झुकाए अपना ब्रेकफास्ट खाने में बिजी थी। उसे खुद को इग्नोर करते देखकर अब्रम ने अपनी शांत आवाज़ में कहा, टर्टल, ब्रेकफास्ट मुझे भी करना है। नीति खाते हुए बिना उसकी तरफ देखे बोली, हाँ तो करिए ना, आपको किसने रोका है? आपका घर है, आपका खाना है, जितना मर्जी उतना खाइए। उसकी बात पर अब्रम उसे घूरते हुए बोला, मैं खाऊंगा तो तब न जब तुम मुझे खाने दोगी। ये सुनते ही नीति ने उसे पलके उठाकर देखा। आज उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिख रहा था, जैसे उसकी आंखों में नाराजगी से देखने के साथ साथ उससे कुछ कह भी रही हो। पर अब्रम को ये नज़रों का खेल कहाँ समझ आता। वो तो अपने कठोर आरे के साथ साथ फिल्म आंखों से उसे देख रहा था। वही नीति उसे देखते हुए उठ गई और उसके आगे पराठे और सांस ले रखते हुए बोली, लीजिए, खाइए खाइए सब। ये कहकर वो चली गई। वही अब्रम उसके इस बिहेवियर पर नीति को अजीब तरह से देख रहा था।
फिर नीति को देखते हुए उसने सिर हिलाकर कहा, इसी सिली टर्टल पागल हो गई है। वही नीति जो गुस्से में अपने रूम की तरफ जा रही थी कि तभी वो सामने से आ रही माया से टकरा गई। दोनों की टकराते ही माया का क्लच और उसके हाथ में पकड़ा एनवेलप दोनों ही नीचे गिर गया। माया ने उसे घूर कर देखा, पर जैसे ही नीति से उसकी नज़रें मिली उसने अपने एक्सप्रेशन ठीक कर लिए और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। ये बोलकर माया नीचे झुककर अपना क्लच और एनवेलप उठाने लगी। वही नीति उसकी बात पर मन में बोली, दिखाई तो तुम्हें सब देता है माया, तभी तो तुम बागड़ बिल्ले को इतना घूर घूर कर देख रही थी जैसे उसे खा ही जाओगी। माया अपना क्लच और एनवेलप उठाकर खड़ी हुई और उसने फिर से नीति को एक स्माइल दी और उससे जाने लगी, पर तभी उसने माया को रोकते हुए कहा, सासू माँ तो यहाँ नहीं है, फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं माया जी? नीति की आवाज़ एरोगेंस से भरी थी। उसने अपने शब्द को खींचते हुए कहा। वहीं माया उसकी बात सुनकर समझ गई कि नीति उसे कुछ घास पसंद नहीं करती है, उसके विला में आने से भी उसे प्रॉब्लम होती है। माया उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराई और मन में खुद से बोली, तो तुम्हें भी जलन हो रही है, इसका मतलब तुम बिस्ट को पसंद करने लगी हो। खुद से बात कर माया एक कदम पीछे आई और नीति सामने खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलक रहा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। माया उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। नीति को देखकर वो इतना तो समझ गई थी कि बिस्ट ने उसे टॉर्चर नहीं किया और यही बात उसे बुरी लग रही थी। उसे गुस्सा भी बहुत आया, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। पर जैसे ही उसकी नज़र नीति के गले पर गई तो उसकी सूनी गर्दन देखकर माया मंद मंद मुस्कुराने लगी और उसके गले पर लगे कट को देखते हुए मन में बोली, अभी तो तुमसे सिर्फ चैन छीन ली है, बहुत जल्द तुमसे बिस्ट को भी छीन लूँगा। वही इतनी देर से माया को चुपचाप देखकर नीति फिर से बोली, हमने आपसे कुछ पूछा है? तो माया उसकी आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, मुझे हाँ वसुंधरा मैम ने भेजा है, मैं उनके कहने पर यहाँ आई हूँ, क्या अब मैं जाऊँ? उसके पूछने पर नीति ने उसे देखते हुए धीरे से सिर हिला दिया। वहीं माया उसके सामने से लहराते हुए बालों के साथ वह कैटवाक करते हुए चली गई। नीति उसे जाते हुए देखी, खुद से बोली, इसके कपड़े और इसका बात करने का तरीका कितना अलग है। पता नहीं सासू माँ ने इसमें ऐसा क्या देख लिया है कि इसे अपने साथ रख लिया है, हमें तो ये नागिन लगती है। ये बोलकर उसने मुंह घुमाया और अपने रूम में चली गई। अभ्रम ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम की तरफ जा रहा था। वही नीति अपना बैग लेकर रूम से निकल रही थी। तभी अभ्रम के अचानक से सामने आ जाने पर वो डर गई और पीछे हटते हुए वो गिरने लगी। जिससे पहले कि वो गिरती, अभ्रम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। नीति उसकी बाहों में लटकी हुई झूल रही थी। अभ्रम उसकी आंखों में देख रहा था। उसने नीति की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? नीति अभी भी गुस्से में थी। वो चाह कर भी अपने गुस्से को छुपा नहीं पा रही थी, इसलिए न चाहते हुए भी उसने नाराजगी से कहा, हम ठीक हैं, छोड़िए हमें, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। ये बोलते हुए उसने अभ्रम से नज़रें फेर ली थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था जब अभ्रम ने माया को अपनी बाहों में थामा हुआ था। वही अभ्रम ने उसकी बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले ली थी, इसलिए उसने नीति के बोलने के कुछ सेकंड बाद ही उसे छोड़ दिया और नीति धड़ाम से नीचे गिर गई। गिरते ही उसके मुंह से तेज आवाज़ चीख निकल गई थी और चीखते हुए उसने अपने हाथ पर कमर को पकड़ लिया। अभ्रम उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी नीति ने अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहा, ये क्या किया आपने, हमें छोड़ क्यों दिया? ये बोलते हुए वो उसे गुस्से में देख रही थी। अभ्रम उसके क्यूट चेहरे को देखकर जो गुस्सा करने की वजह से लाल पड़ गया था, वो उसके मासूम चेहरे को देखते हुए
ही उसकी बात पर बोला, तुमने कहा था छोड़ने के लिए, मैंने छोड़ दिया। उसकी बात पर नीति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल वो चढ़कर बोली, हमें तो बड़ी जल्दी छोड़ दिया आपने, फिर क्यों पड़कर खड़े थे, उसे क्यों नहीं छोड़ा? अभ्रम को समझ नहीं आ रहा था नीति किसकी बात कर रही है, क्योंकि वो तो उस बात को कब का भूल गया था। इसलिए अभ्रम ने उससे असमंजस में पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? नीति ने पलकें झुका ली और मुंह फुलाकर बोली, किसी की नहीं, अब हटिए हमारे सामने से, हमें कॉलेज जाने में देर हो रही है। उसके बोलने पर भी वो उसके सामने से नहीं हटा तो नीति उसे इग्नोर कर खुद ही खड़ी होने लगी, पर वो जितना उठने की कोशिश करती उतना ही बार बार पैर स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाती। ये देखकर अभ्रम को हंसी आ रही थी। सुबह सुबह नीति को देखकर उसका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो रहा था। नीति ने उसे तिरछी नज़रों से देखा तो वो उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। ये देखकर उसे और गुस्सा आ रहा था। फिर वो अभ्रम पर गुस्सा करते हुए मन में बोली, दुष्ट बागड़ बिल्ला, हमारी मदद करने की जगह पर हंस रहे हैं, आपको तो पाप लगेगा। वो अभी खुद से ही बात कर रही थी कि तभी अभ्रम ने अचानक से उसके सामने हाथ बढ़ा दिया। पहले तो नीति उसके हाथ को घूर कर देखने लगी, पर फिर भी उसने अपना हाथ अभ्रम के हाथ में दे दिया। अभ्रम ने उसके हाथ को मजबूत से पकड़ा और फिर उसे ऊपर की तरफ खींचा। नीति जो एक फूल की तरह नाजुक थी, वो अभ्रम के खींचने से उसकी बाहों में समा गई। उसके छोटे छोटे हाथ अभ्रम के सीने पर थे, वही अभ्रम उसे कमर से पकड़े कर खड़ा था। नीति ने धीरे से उसे पलकें उठाकर देखा तो उसकी काजल से सनी आंखें अभ्रम की कठोर नज़रों से जा रही मिली। अभ्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ बदल गई हो, आज सुबह से तुम अजीब बर्ताव कर रही हो, क्यों? अब क्या जवाब देगी नीति अभ्रम के सवाल का? अब क्या करेगी माया? क्या नीति अपनी भावनाओं को अभ्रम से छुपा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी। कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैप्टर 85, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूंगा। नीति का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, इसलिए वो इस बार भी रूड टोन में बोली, क्यों बताएं हम आपको, अब छोड़िए, हमें देर हो रही है, हमें जाना है। अभ्रम जो उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था, उसने नीति की आंखों में घूरते हुए कहा, टटर, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई है? इस बात पर नीति उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हिम्मत? अभी आपने हमारी हिम्मत देखी ही कहाँ है, पूरा गांव जानता है हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी से नहीं डरते हम। अभ्रम ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा और उसकी कमर को और कसकर पकड़ते हुए बोला, अच्छा तो तुम किसी से नहीं डरती हो, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें ब्लैकी के पास ले जाऊंगा। ये सुनते ही नीति की आंखों में बड़ी डर हो गई थी। वो हैरानी से उसे आंखें बड़ी कर देखने लगी। ब्लैकी का नाम सुनते ही उसकी आंखों में डर दिखने लगा। वो अभ्रम की ही पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि नीति की हर कोशिश अभ्रम की ताकत के सामने कमज़ोर पड़ रही थी। तभी नीति जैसे ही उसके सीने पर मारने को हुई तो अभ्रम ने उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया और पीछे उसकी कमर से लगाते हुए उसे अपने और करीब कर लिया। अभ्रम ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, टाटा, तुम्हें राइट है, पर इतना नहीं कि तुम मुझ पर हाथ उठा सको। इस बात पर नीति ने धीरे से मगर एटीट्यूड के साथ कहा, हक, हमें हक भी है। शायद आप भूल रहे हैं कि हम आपकी गुलाम, हमें कोई हक नहीं है। ये बोलते हुए उसके होठों पर तंज भरी मुस्कान थी। वही अभ्रम को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। उसे नीति के हाथ और कसकर दबा दिया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टटल, तुम्हारी जवाब बहुत चलने लगी है। नीति उसे रोकते हुए बीच में ही कुछ कहने को हुई कि तभी उसके हिलते ओठों को अभ्रम ने अपने एक उंगली रखकर उसे शांत करते हुए कहा, जब मैं बोला करूं तो मुझे सुना करो टटल, वरना सजा मिलेगी। नीति अब शांत होकर उसकी आंखों में देखते हुए उसकी बात सुन रही थी। वही अभ्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, यू आर माइन वाइफ माई टटल, तुम्हारे पास वो सारे राइट हैं जो मुझसे जुड़े शख्स के पास होते हैं। तुम्हारी हर ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए वो होगा, वो भी तुम्हें दूंगा। बस इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरी कैद से कभी आज़ाद हो जाओगी। रहना जिंदगी भर तुम्हें मेरे ही कैद में है। टाटा, तुम्हारी हर ज़रूरत को मैं पूरा करूंगा। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो
मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। गुस्से में अब्राहम की आंखें लाल हो गई थी, उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था। नीति उसकी बात सुनकर अवाक नज़रों से उसे देख रही थी। उसके दिल में एक बार अब्राहम के लिए अपना डर भय महसूस हो रहा था। देखते ही देखते नीति की खूबसूरत आंखों आंसू में डबा गई। जब अब्राहम ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के खंजर उतार दिए हो। उसे इस तरह का एहसास दूसरी बार हो रहा था। उसे यह एहसास पहली बार तब हुआ था जब ठाकुर नीति पर गांव वालों के सामने जुल्म कर रहा था, जिसे जिंदा जला दिया था। जो दर्द अब्राहम को उस समय हुआ था, आज फिर नीति की आंखों में आंसू देखकर वही दर्द एक बार फिर उसके दिल में उठा। नीति ज़्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाई और आंखों में ठहरे आंसू अपनी जगह बनाकर बह निकले। वो अंदर ही अंदर रोते हुए अब्राहम से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अब्राहम तो उसे रोते देखकर गुमसुम हो गया था। कब उसकी पकड़ नीति पर ढीली हो गई उसे एहसास तक नहीं हुआ। जब नीति उससे अलग होकर जाने लगी तब उसे रियलाइज हुआ और उसने जल्दी से नीति का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो बिना पीछे मुड़े अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर अब्राहम ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसने अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से लगी। अब्राहम ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया तो वो वही नीति उसकी बाहों में कैद से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, पर अब्राहम ने उसे नहीं छोड़ा। जब वो स्ट्रगल कर के थक गई तो उसने अब्राहम को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने पर अपना सर रखकर रोने लगी। अब्राहम उसे अपनी बाहों में छुपाए खड़ा था। वो उसके सिर को सहलाते हुए खुद ही मन बोला, टटर, तुम्हारी आंखों में ये आंसू मेरी वजह से हैं, पर एक दिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू को छीन लूँगा, फिर तुम कभी नहीं रोओगी। वही नीति उसके सीने से लगी सुबह कर रो रही थी। रोते हुए बोली, आप ऐसे क्यों हैं? जब हम आपके बारे में कुछ अच्छा सोचने लगते हैं तभी आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें आपसे नफरत होने लगती है। हम आपको समझाने चाहते हैं पर चाहकर भी हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। ये कैसा व्यवहार है आपका? दर्द भी आप ही देते हो और उसे मरहम भी आप ही लगाते हो। आंखों में आंसू आप ही देते हो और उसे पोंछते भी आप ही हो। नीति और अब्राहम दोनों ही एक दूसरे के बाहों में मन ही मन खुद से बात कर रहे थे। अभी भी वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे जब अचानक से टाइगर वहां आ गया। दरअसल जब नीति का काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आई तो उसे बुलाने के लिए टाइगर खुद ही उसके रूम में आ गया, पर जैसे ही उसकी नज़र अब्राहम पर गई तो उसके कदम वहीं रुक गए। वो जल्द से वहां से जाने को हुआ, पर तभी इस जल्दीबाजी में टाइगर के पैरों से लगकर कूड़ेदान गिर गया, जिसकी आवाज़ सुनकर नीति और अब्राहम दोनों ही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और एक दूसरे से अलग हो गए। और जब अब्राहम ने देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। टाइगर जा चुका था। वो हॉल में आकर सोफे पर ऐसे बैठा जैसे जंग के मैदान में जंग लड़कर आ रहा हो। उसे गहरी गहरी सांस लेते देखकर जगुआर ने उसके पास आते हुए कहा, तुझे क्या हुआ? इतना खौफ क्यों रहा है? क्या तेरे पीछे कुत्ते पड़े गए हैं? उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए टाइगर ने कहा, काश कि मेरे पीछे कुत्ते ही पड़े होते। ये बोलकर उसने मन में कहा, अगर आज बिस्ट ने मुझे देख लिया होता तो मैं आज जाता काम से। टाइगर को चुप देखकर जगुआर ने उससे फिर कुछ पूछा तो वो उसकी बात का जवाब देने लगा। तभी वहाँ नीति आ गई और उसने टाइगर से मुस्कुराते हुए कहा, भैया चले। टाइगर ने उसकी तरफ देखा तो वो खुश लग रही थी। उसके स्माइल फेस को देखकर उसने भी सर हिला दिया। नीति का चेहरा स्माइल की वजह से बहुत ग्लो कर रहा था। उससे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो थोड़ी देर पहले रोई थी। टाइगर उठकर उसके साथ चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही अब्राहम भी ऑफिस के लिए रेडी हो गया और जगुआर के साथ जाने लगा। तभी जगुआर ने उसके साथ चलते हुए कहा, बिस्ट, हमने लास्ट मंथ जो होटल बनाया था उसकी ओपनिंग सेरेमनी 2 दिन बाद क्या आप करेंगे? अब्राहम ने बिना उसकी तरफ देखे चलते हुए कहा, हम जाएंगे, तुम 2 दिन बाद इसकी सारी मीटिंग रिड्यूल कर देना। जगुआर ने ओके बिस्ट कहते हुए उसके
लिए कार का डोर ओपन किया। जैसे ही अब्राहम गाड़ी में बैठने के लिए झुका तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ गूंजी। अब्राहम ने सामने देखा तो कुछ लोग उसकी तरफ ही आ रहे थे। अब्राहम वापस से खड़ा हो गया और उन्हें अपनी कठोर नज़रों से देखने लगा। जैसे ही वो लोग उसके सामने आकर खड़े हुए उनमें से एक आदमी ने आगे आकर कहा, मिस्टर चौहान, हमारे आपस में आर्डर है। हमें सूचना मिली है आपने अपने घर में ब्लैक मनी छुपाया है। आप टैक्स से बचने के लिए अपनी कंपनी के प्रॉफिट को सरकार से छुपाते हैं। आपने अपने सामने खड़े ऑफिसर की बात सुनकर अब्राहम उन्हें अजीब नज़रों से देख रहा था। वही जगुआर ने ऑफिसर को देखते हुए खुद से कहा, अरे रेड मारनी है तो अतीश खन्ना के घर पर जाकर मारो ना, वहाँ से भर भर कर ब्लैक मनी मिलेगी। समझ नहीं आया ये लोग कॉर्पोरेट लोग को छोड़कर अच्छे लोगों को परेशान क्यों करने चले आते हैं। अब्राहम जो इतनी देर से उन ऑफिसर को देख रहा था उसने उन्हें देखते हुए कहा, श्योर, आपको तलाशी लेनी चाहिए, ले सकते हैं। उसके ये बोलते ही वे सारे ऑफिसर तेजी से बिल्ला के अंदर गए और जब जगह इधर उधर फैल गए उनके जाते ही अब्राहम ने जगुआर को आंखें से ही कुछ इशारा किया। उसने सर हिला दिया। अब्राहम हॉल में आकर आराम से सोफे पर बैठ गया। उसने अपने एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर चढ़ाया हुआ था और उसके दोनों हाथ सोफे के पृष्ठ पर फैले हुए थे। उसके चेहरे पर सैटिस्फैक्शन बिखरा हुआ था, जैसे उसे किसी बात का कोई डर ही ना हो। वही वे सारे ऑफिसर, वो आधा घंटा हो गया था बिल्ला की तलाशी लेते हुए। उन्हें बिल्ला के कोने कोने को देखा था पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उनमें से एक ऑफिसर ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर इधर उधर देखा। जब वो श्योर हो गया वहाँ कोई नहीं है तो उसने एक नंबर डायल कर फ़ोन अपने कान पर रख लिया और कॉल रिसीव होते ही उसने कहा, सर, आपने तो कहा था यहाँ पर हमें ब्लैक पैंथर मिलेगा, पर यहाँ तो हमें एक चूहा तक नहीं मिला, अब क्या करें हम। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से एक शख्स ने कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम, हमें खबर मिली है वहाँ एक ब्लैक पैंथर है और तुम कह रहे हो वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है। इस बात पर ऑफिसर ने कहा, सर, मैं सच कह रहा हूँ, हमने कोना कोना देखा घर का, न यहाँ ब्लैक मनी है न ही ब्लैक पैंथर। हमसे किसी ने झूठ कहा, हमें फेक इंफॉर्मेशन मिली है। तो ये सुनकर उस शख्स ने कहा, नहीं ऑफिसर, इंफॉर्मेशन फेक नहीं है, तुम उसे जानते नहीं, वो बिस्ट है, बिस्ट। वो उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन लेता है, उसकी चालाकी तो तुम अनजान हो। जरूर उसने ब्लैक पैंथर को कहीं छुपा दिया है। तुम अच्छे से तलाशी लो, ये हमारा पहला और आखिरी मौका है। अब हमें दोबारा कभी बिस्ट बिल्ला में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। ऑफिसर ने बीच में ही पूछा, क्यों सर, हम वारंट के साथ क्यों नहीं रेड मार सकते हैं दोबारा। दूसरी तरफ उस शख्स ने कहा, तुम जानते भी हो इस रेड के लिए तुम्हें कितना ऊपर तक जाना पड़ेगा। सबने बहुत रिस्क है पर इस रेड की परमिशन दी है और बिस्ट उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, वरना वो तुम लोग तो अपने बिल्ला में कभी घुसने ही नहीं देता। अब दोबारा बिस्ट बिल्ला पर रेड मारना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अब मुझसे बात करने में टाइम वेस्ट मत करो और अपना काम करो। एक एक जगह को 10 बार चेक करो पर उस ब्लैक पैंथर को ढूंढो। ऑफिसर ने ओके कहा और कॉल कट करके वापस अपने काम में लग गया। वही दूसरी तरफ माया ने अपने फ्लैट पर पहुंची वही वसुंधरा को कॉल किया और उसे सब बता दिया। आखिर उसकी बात सुनकर वसुंधरा ने गुस्से में कहा, किसका डर था वही हुआ, आखिर उस लड़की का जादू अब्राहम पर चल ही गया। माया, अब मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हें जो करना है पड़े करो, पर उस लड़की को अब्राहम की ज़िंदगी से दूर करो। इस बात पर माया ने कहा, ओके, मैं ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान। वसुंधरा से बात कर वो खुद से बोली, तैयार हो जाओ नीति, अब तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आएगा कि वो तूफान बिस्ट की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या करने वाली है अब माया, किसने भेजा है उन इन्फॉर्मेशन को बिस्ट बिल्ला पर रेड मारने के लिए। क्यों अचानक से नीति के चेहरे के भाव बदल गए। क्या कभी अब्राहम और नीति के दिल में छुपे जज्बात होठों पर आ पाएंगे। सुनते रहिए मेरी स्टोरी, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।